हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें सैम्पलिंग की टेक्निक्स कैसी होती हैं। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आईआर रेंज की जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं, आईआर रेंज की जो रेडिएशन होती है उनको यूज़ किया जाता है। जो मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है वो आईआर रेडिएशन का होता है। और जब हम एनालिसिस करेंगे, मेजरमेंट करेंगे लाइट और जो ऑब्जेक्ट हमारा उसके इंटरैक्शन का, तो वो कहलाएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों तरीके के फेज़ के हम मैटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। और तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों फेजेस के जो सैम्पल्स हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो आईआर रीजन होता है वो हमने पिछली लेक्चर में भी पढ़ा था कि विजिबल रेंज के आगे आता है राइट साइड। जो हमने एक डायग्राम देखा था उसमें विजिबल लाइट के राइट साइड पे हमारा आईआर रेडिएशन था। आईआर का जो एरिया है, रेडिएशन का एरिया, वो विजिबल लाइट के बाद आता है। तो विजिबल लाइट के बाद आता है तो इसका मतलब है कि वेव लेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। तो एज़ कम्पेयर टू दी विजिबल लाइट, आईआर लाइट की वेव लेंथ ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी कम होगी। बट बेसिकली हमारा मोटिव ये है इस वीडियो के थ्रू कि हम सैम्पलिंग टेक्निक्स को जानें और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं आईआर रेडिएशन के वो एक बार डिस्कस कर लें। तो जो आईआर रेडिएशन है, मोस्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स नियर रूम टेम्परेचर इज़ इंफ्रारेड। तो जो रूम टेम्परेचर पे जो हाई रूम टेम्परेचर रहता है, अगर हाई रूम टेम्परेचर नहीं कह सकते, रूम टेम्परेचर पे जो ऑब्जेक्ट्स रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं, जो थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। जो थर्मल रेडिएशंस होती है ना, मैक्सिमम टाइम वो आईआर रेडिएशंस ही होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने हीट कर रहे हो तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो आईआर रेडिएशन की एनर्जी होती है। एज विद ऑल ईएमआर, ईएमआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सारे आ जाएंगे, चाहे वो आईआर हो, विजिबल हो, यूवी हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, सारा कुछ, ये सब सारे की सारी चीज़ों को मिला के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो हमारा इंफ्रारेड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये एक रेडिएंट एनर्जी है जो कि वेव और पार्टिकल दोनों की तरह ही बिहेव करती है। हमें पता है ना कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, हमने फिज़िक्स में पढ़ा है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। एक तो वो पार्टिकल का नेचर होता है और एक वेव का नेचर होता है। तो पार्टिकल फोटोन के रूप में होता है और उसका फ्लो कैसा होता है, वेव के तौर पे होता है। तो हमें पता है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है और आईआर जो रेडिएशन है वो भी एक लाइट ही है। तो ये भी दोनों नेचर शो करती है, वेव की तरह भी होती है और पार्टिकल की तरह भी होती है। तो ये दोनों की तरह बिहेव करती है। और आईआर रेडिएशन को इन्वेंट किन्होंने किया था? आईआर रेडिएशन को इन्वेंट किया था सर विलियम हर्शल ने। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे जो फिंगरप्रिंटिंग, हम फॉरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक सर विलियम हर्शल हैं जिन्होंने फिंगरप्रिंट पे अपना काम किया था, फिंगरप्रिंट एरिया में अपना काम दिया था। तो वो विलियम सर डिफरेंट है और ये जिन्होंने इन्वेंट किया था आईआर, ये दूसरे वैज्ञानिक है, दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आईआर रेडिएशन का इन्वेंशन किया था। तो ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इन्होंने पहले आईआर, इन्होंने अपना साइंटिस्ट वाला जो फेज़ है हमारे फिंगरप्रिंट साइंटिस्ट के पहले आया था और इनका बॉर्न भी पहले हुआ था। मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी है तो उनकी कुछ डिफरेंट है, इनकी कुछ डिफरेंट है, तो इनकी पहले है, तो ये ज़्यादा बुजुर्ग होंगे। तो इन्होंने आईआर रेडिएशन का इन्वेंशन किया था, सर विलियम हर्शल ने आईआर रेडिएशन का इन्वेंशन किया था। अब आईआर जो रेडिएशन है उनको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया नियर आईआर, दूसरा हो गया मिड आईआर और तीसरा हो गया फार आईआर। नियर आईआर कहाँ पे आएगा? विजिबल से अटैच होगा। विजिबल जो रेंज होती है, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है उससे अटैच्ड होता है नियर आईआर रेंज। तो 750 नैनोमीटर या 800 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 750 से 800 नैनोमीटर की रेंज पे नियर आईआर का एरिया शुरू होता है और कहाँ तक होता है? 2.5 माइक्रॉन्स तक। ठीक है, 750 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर से शुरू होता है और 2.5 माइक्रोमीटर तक की जो रेंज होता है वो नियर आईआर का होता है। वहीं पे बात करें मिड आईआर की, तो जो मिड आईआर होता है वो 2.5 नैनोमीटर
सॉरी नैनोमीटर नहीं, माइक्रोमीटर या माइक्रॉन से 25 म्यू एम तक का जो रेंज होता है वो मिड आईआर का होता है, और जो फार आईआर होता है वो 25 म्यू एम से लेके 0.1 mm तक होता है। तो अब ये म्यू एम ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। तो ये कैसे होते हैं ये हम इसके थ्रू जान लेते हैं। जो हम लाइट को कभी नैनोमीटर में कह रहे हैं, कभी माइक्रोमीटर में कह रहे हैं, कभी मिलीमीटर में कह रहे हैं, तो वो कैसा होता है, तो ये समझ जाओ। मीटर को तो सब जानते हैं, ये बीच में रख लो। मीटर को सब मीटर को जानते हैं, फेमिलियर है इस यूनिट से। तो मीटर से अगर थोड़ा और छोटे रेंज पे आप जाओगे, स्मॉलर रेंज पे आप जाओगे, तो आपके पास आएगा mm मिलीमीटर, फिर आएगा म्यू एम माइक्रोमीटर, फिर आएगा nm नैनोमीटर, एंड देन pm पीकोमीटर। तो पीकोमीटर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। तो मीटर से छोटा देखेंगे तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड पीकोमीटर। इसके आगे अगर जाएंगे मीटर के तो फिर वो किलोमीटर आता है, मेगामीटर आता है, mm, ये दूसरा mm है, स्मॉल mm नहीं है, मिलीमीटर नहीं समझना है, ये मेगामीटर है। फिर आता है गैगामीटर, फिर आता है टेरामीटर। तो ऐसे कुछ यूनिट्स होते हैं। तो देखो जब इसकी रेंज बढ़ती है ना, तो पहले तो हमने नैनोमीटर से शुरू करा, ठीक है, नैनोमीटर से शुरू करा, फिर जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी तब हम म्यू एम पे आएंगे, उसके बाद mm पे आ जाएंगे, ठीक है। तो mm क्या स्टैंड करता है, mm स्टैंड करता है मिलीमीटर पे, म्यू एम क्या स्टैंड करता है माइक्रोमीटर पे, और nm क्या स्टैंड करता है नैनोमीटर से। तो हमने जो आईआर रेडिएशन शुरू किया था तो वो शुरू हुआ था nm से, नैनोमीटर से। तो 750 या 800 नैनोमीटर से नियर आईआर शुरू होता है, और मिड आईआर आते आते हम माइक्रोमीटर पे आ जाते हैं, म्यू एम पे आ जाते हैं। 25 म्यू एम लास्ट होता है मिड आईआर का, फिर 25 म्यू एम से 0.1 mm पे आ जाते हैं। तो ये फार आईआर का रीजन हमारा होता है, ठीक है। इससे भी थोड़ा समझ लेते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा रेंज है विजिबल रेडिएशन का। ये विजिबल रेडिएशन से ये सटा हुआ जो ये है, यहाँ से शुरू होगा आईआर, ये विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज के बाद शुरू होगा, तो विजिबल रेंज के जस्ट बाद का जो आईआर रेंज होता है वो उसे हम कहते हैं नियर आईआर, ठीक है। वो नियर आईआर होता है। उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो ये मिड आईआर आएगा, फिर उसके बाद आगे जाओगे तो फार आईआर का रेंज शुरू होता है। अब ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद हम माइक्रोवेव्स में आ जाएंगे। तो माइक्रोवेव्स तक नहीं जाना है, देखो यहाँ पे पीएम से शुरू हो रहा है, पिकोमीटर से, फिर एनएम, फिर जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी म्यू एम mm। तो ऐसा ये इसका जो यूनिट है चेंज होते जाएगा, जैसे ही वेवलेंथ और रेडिएशन का जो एरिया है वो चेंज होगा वैसे वैसे ही। तो इसके आगे आ जाओ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है आईआर की, जो है फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट हमने पढ़ा है, फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं और चेंज नहीं होते हैं, आइडेंटिफाइएबल होते हैं। तो जो ये आईआर का जो रीजन है वो फिंगरप्रिंट की तरह है। तो जैसे कुछ एटम्स है या कुछ सब्सटेंस है, वो फिंगरप्रिंट रीजन में जो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। तो इस वजह से हम इन्हें फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है उसमें बहुत अच्छे अब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ रिच इन मैनी अब्जॉर्प्शन बैंड्स, ठीक है। एंड द रीजन इज़ नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। FP मतलब फिंगरप्रिंट। तो ये रीजन क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का जो इलाका है वो कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। हियर द नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस आर मोर देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो आप इसको बेंडिंग वाइब्रेशन रिच कह सकते हैं। यहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसमें मोस्टली आपको बेंडिंग वाइब्रेशन ऑब्जर्व करने को मिलेगी रैदर दैन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो आप इसे बेंडिंग वाइब्रेशन रिच एरिया भी कह सकते हैं। In this region, small difference in structure and constitute of molecule result significant changes in absorption band। तो इस रीजन में छोटे छोटे डिफरेंस भी अगर आते हैं, स्मॉल डिफरेंसेस, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट में हो, तो स्ट्रक्चर में स्मॉल डिफरेंस या कॉन्स्टिट्यूट में जो स्मॉल डिफरेंस है वो भी अब्जॉर्प्शन बैंड्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे
रिजल्ट इन सिग्निफिकेंस चेंजेस। तो जो छोटे डिफरेंसेस है, चाहे वो स्ट्रक्चर में स्मॉल डिफरेंसेस हो या किसी उस मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई छोटा भी डिफरेंस हो रहा है, तो वो किस में रिजल्ट करते हैं, वो सिग्निफिकेंट चेंज दिखाते हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में। तो जैसे ही आप अब्जॉर्प्शन बैंड को ऑब्जर्व करोगे, जो आपको अब्जॉर्प्शन बैंड मिला है, जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, आपको ये सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेंगे उन बैंड्स के थ्रू। ऐसा नहीं कि थोड़ा स्लाइटली चेंज भी आ रहा है तो हमें वैसा का वैसा अब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहा है, नहीं। जो आईआर रीजन का जो अब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। हमने अभी ही बोला था कि जो आईआर रीजन का अब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, लाइक फिंगरप्रिंट्स। आप पकड़ सकते हो छोटे से छोटे चेंजेस को, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंज हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट में चेंज हो, तो आप उसको पकड़ सकते हो। ऐसे अब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलते हैं और सिग्निफिकेंट चेंज होता है अब्जॉर्प्शन बैंड में, जिससे आप उसे पकड़ लेते हो। मैनी कंपाउंड्स सो यूनिक अब्जॉर्प्शन show Many compounds show unique absorption band in the region which is very useful in compound identification. Yes, अब जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूट के डिफरेंसेस को भी ये पकड़ रहा है, तो ये जो यूनिक अब्जॉर्प्शन बैंड है, तो जो फिंगरप्रिंट रीजन के यूनिक अब्जॉर्प्शन बैंड है उनको हम यूज़ करेंगे कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि छोटे मोटे चेंजेस को भी जो फिंगरप्रिंट रीजन की रेडिएशन है और जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स बनते हैं वो स्पेसिफाई कर देते हैं, और इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड हमेशा वही अब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई दूसरा है। फॉर एग्जांपल, हमने ए कंपाउंड को एनालाइज करना है और हमें पता है उसका अब्जॉर्प्शन ग्राफ कैसे बनता है, उसका अब्जॉर्प्शन बैंड वाला ग्राफ कैसे बनता है, तो उसमें स्लाइटली चेंजेस भी अगर आएंगे ना तो उसके बैंड में चेंज हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी कंपाउंड ए है उसमें कुछ अडल्ट्रेंट है, या कंपाउंड ए के साथ कुछ और चीज़ें भी मौजूद है, प्योरली कंपाउंड ए नहीं है। तो जो कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आईआर के फिंगरप्रिंट रीजन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स की। जो सैम्पलिंग होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो हम इसमें डिस्कस करने वाले थे। तो जो आईआर में सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है वो 3 तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों फेज़ की सैम्पलिंग हम कर सकते हैं आईआर टेक्निक के थ्रू, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सैम्पल ऑफ द सेम सब्सटेंस शो शिफ्ट इन अब्जॉर्प्शन बैंड। तो जो सेम सब्सटेंस के डिफरेंट सैम्पल्स हैं ना, वो अब्जॉर्प्शन बैंड में शिफ्ट शो करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोई, मान लो चलो एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल ले लेते हैं या सोडियम ले लेते हैं, तो उसका जो लिक्विड फेज़ है, जो उसका गैसियस फेज़ है और जो उसका सॉलिड फेज़ है, वो तीनों फेजेस में अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो वो क्या शो करते हैं, शिफ्ट शो करते हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में। तो इस वजह से ही लिक्विड फेज़ को लिक्विड फेज़ में ही एनालाइज करना है, सॉलिड फेज़ को सॉलिड फेज़ में ही एनालाइज करना है, और गैसियस अगर मटेरियल है तो उसको उसी फेज़ में एनालाइज करना है। अगर एक ही सब्सटेंस के, एक ही ऑब्जेक्ट के, सब्सटेंस ही कहना ज़्यादा रेलेवेंट होगा, तो एक ही सब्सटेंस के अगर 3 फेज़ है ना, तो तीनों फेज़ को उसी तरीके से ही हमें एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि अगर उसके सॉलिड फेज़ को एनालाइज किया हुआ है तो उसको ही रिज़ल्ट, उसी को ही रेफ़र कर लेंगे रिज़ल्ट के लिए, नहीं। जो फेज़ आपके पास है उसको आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालाइज करना ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सैम्पल के जो फेजेस होते हैं वो जो डिफरेंट शिफ्ट शो करते हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में, आईआर रीजन में। तो सैम्पल ऑफ डिफरेंट फेजेस हैव टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। येस, जो डिफरेंट फेज है उनको वी हैव टू ट्रीट डिफरेंटली। तो टेक्निक कौन कौन सी है, पहला तो सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, सॉलिड रन सॉल्यूशन हो गया, म्यूल टेक्निक हो गई, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक हो गई, और सॉलिड फिल्म टेक्निक। तो ये 4 जो टेक्निक्स हैं वो किसके अंदर आती हैं, सॉलिड सैम्पलिंग के अंदर आती है। तो सॉलिड सैम्पलिंग आप करोगे तो इन 4 तरीक़ों से आप कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इसके अलावा जो लिक्विड सैम्पलिंग और गैस सैम्पलिंग एक ही तरीके की होती है। तो लिक्विड सैम्पल है तो आपको ऐसे ही ट्रीट करना है, गैस है तो अभी हम पढ़ेंगे कैसे ट्रीट करना है। बट अगर आपके पास सॉलिड है तो आपके पास ऑप्शन बहुत है कि आपको कैसे उसका सैंपल प्रिपेयर करना है। 4 तरीके हैं, सॉलिड रन इन सॉल्यूशन, म्यूल टेक्निक, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक एंड सॉलिड फिल्म टेक्निक।
पहले आएगी सॉलिड सैम्पलिंग। तो उसमें ए जो है हमारा सॉलिड सैम्पलिंग का पहला जो है सॉलिड रन-इन सॉल्यूशन, उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, आपको डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व सॉलिड सैम्पल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, किसी भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉलिड को, हमारा जो सॉलिड सैम्पल है उसको डिज़ोल्व करना होगा। फिर प्लेस द सॉल्वेंट इन एन एल्कली मेटल डिस्क। तो उसके बाद जो हमारे पास सॉल्वेंट बना उसे हम एल्कली मेटल डिस्क में प्लेस करेंगे। देन अलाउ टू इवेपोरेट, उसको इवेपोरेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, आपको अलाउ करना है ताकि इवेपोरेशन की प्रोसेस हो सके। लीविंग अ थिन फिल्म विच इज़ माउंटेड इन दी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे क्या होगा, इवेपोरेशन के बाद इट लीव्स अ थिन फिल्म विच इज़ माउंटेड इन दी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो थिन फिल्म मिलेगी आपको इवेपोरेशन के बाद, उसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करेंगे टू एनालाइज दी सैम्पल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ म्यूल टेक्निक में। इसमें क्या होता है, फाइनली पाउडर्ड सैम्पल एंड म्यूलिंग एजेंट। तो हमको जो हमारा सॉलिड सैम्पल है उसको पाउडर फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, फाइनली पाउडर्ड हमको करना पड़ेगा उस सैम्पल को। उसके बाद हमें मिक्स करना है म्यूलिंग एजेंट। म्यूलिंग एजेंट जनरली मिनरल ऑयल्स ही होते हैं। तो जब आप सैम्पल और मिनरल ऑयल को मिक्स करेंगे ना, तो आपको मिलेगा वो, उसे हम कहेंगे न्यूजॉल, ये कहते हैं न्यूजॉल। एंड देन जो थिक पेस्ट है, जो सस्पेंशन बनेगा सैम्पल और मिनरल ऑयल को मिक्स करने से, उसे न्यूजॉल कहते हैं। और एक थिक पेस्ट बनाना है, सस्पेंशन लाइक पेस्ट बनाना है, फिर उसे ट्रांसफ़र करना है म्यूल प्लेट्स में ट्रांसफ़र करना है। और ये प्लेट्स जनरली कौन से होते हैं, पोटेशियम या सोडियम क्लोराइड के प्लेट्स होते हैं, म्यूल प्लेट्स। उनको फिर दे आर स्क्वीज्ड टुगेदर टू एडजस्ट द थिकनेस, तो वो फिर स्क्वीज़ किए जाते हैं टू एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द प्लेट। उसके बाद मिनट्स इन दी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर माउंट, उसको फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में माउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में क्या हो रहा है, आपको फिर से जो आपका सॉलिड सैंपल है उसको पाउडर बनाना है एंड मिक्स इट विद द 100 टाइम इट्स वेट ऑफ KBr। तो उसके वेट का 100 टाइम्स मिक्स करना है आपको KBr के सैंपल में, और वाइब्रेटिंग बॉल मिल में आपको मिक्स करना है। इसके बाद क्या करना है, मिक्सचर इज़ प्रेस्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। उसके बाद वो मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में प्रेस करना है, तभी तो इसका नाम प्रेस्ड पैलेट टेक्निक है। प्रेस करने से क्या होगा, एक स्मॉल पैलेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद एक पैलेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जो 1 to 2 mm थिक होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होना चाहिए। 1 to 2 mm थिक हो सकता है और 1 सेंटीमीटर तक का उसका डायामीटर हो सकता है उस पैलेट का। उसके बाद हम उस पैलेट को यूज़ करेंगे IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सॉलिड फिल्म में क्या करना होता है, आपको जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है उसे डिज़ोल्व करना है वॉलाटाइल सॉल्वेंट में। आप अपने सॉलिड सैंपल को वॉलाटाइल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे एंड दिस इज़ पोर्ड इन अ रॉक सॉल्ट प्लेट। कौन सी प्लेट में आप पोर करेंगे, NaCl या KBr की जो रॉक सॉल्ट प्लेट होती है, आप उसमें उस सॉल्वेंट को पोर करेंगे जो आपने सॉलिड और वॉलाटाइल सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाया है। देन दी सॉलिड इज़ इवेपोरेटेड बाय हीटिंग, हम हीट करके उसको इवेपोरेट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास होगा उसे हम यूज़ करेंगे हमारे IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, ताकि हम अपने सैंपल को एनालाइज कर सकें। अब आएंगे हम लिक्विड सैम्पलिंग में। लिक्विड सैम्पलिंग में क्या करना है आपको, लिक्विड सैंपल इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 एल्कली हैलाइड प्लेट्स। तो यहाँ पे भी जो आपका लिक्विड है उसे आपको 2 एल्कली हैलाइड प्लेट्स के बीच में सैंडविच करना है। एंड उसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, थिकनेस शुड बी 0.01 to 0.05 nm, इतना थिकनेस होने का रिक्वायरमेंट है हमारे लिक्विड सैंपल के लिए। गैसियस सैंपल के लिए क्या करना है, गैस सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू गैस सेल मेड अप ऑफ NaCl। NaCl से बना हुआ एक ग्लास का सेल होता है जिसमें आपको आपका गैस सैंपल इंट्रोड्यूस करना है और उसके बाद उस सैंपल को आपको लगाना है किसमें, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ताकि आपका गैसियस सैंपल जो है एनालाइज हो सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। यहाँ पे स्माइली थी, मैं बना देती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम FTIR पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक्स थोड़ी सी स्पेसिफिक है
तो हमने सोचा कि एक अलग वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, कुछ आईआर के इन्फॉर्मेशन में रह गया था तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे FTIR। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स, बाय।